Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam, and today we are going to discuss quantitative aspects of electrolysis. हमारे जो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। और आज हम उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको क्वांटिटी के बारे में पता लगाना होता है, ओके। एक होता है क्वालिटेटिव, एक वर्ड होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स उस टाइम आपको क्वालिटी को एनालाइज करना होता है। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेजरली स्टडी किया गया है वो फेरेडे ने किया है, ओके, माइकल फेरेडे, ओके। सो वी हैव टू स्टडी फेरेडेज लॉ, okay. Michael Faraday studied amount of substance liberated at electrodes during electrolysis and the amount of current passed. Clear? मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान करंट आपने कितना पास किया है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और सब्सटेंस जो है वो कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, या कह लो कितना सब्सटेंस जो है वो एनोड से लिबरेट हुआ है। क्लियर? इसकी स्टडी किसने करी है? माइकल फेरेडे ने, ओके, माइकल फेरेडे। और उसने इस स्टडी के दौरान जो कंक्लूजन्स निकाली हैं उसको उसने अपने लॉज की फॉर्म में पेश किया है, विच आर कॉल्ड एज दी फेरेडेज लॉ, ओके। सो ही पुट टू लॉज फॉरवर्ड, फेरेडे फर्स्ट लॉ, ओके, and in the next video we are going to discuss Faraday's second law. Today we have to discuss Faraday first law of electrolysis. What he said in the Faraday first law of electrolysis, मतलब ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जो ऑब्जर्वेशंस वो बार बार कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, उस बेसिस पे जो उसने कंक्लूजन निकाला उसको उसने लॉज की फॉर्म में बना दिया। लॉज ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ आज तक फेल ना हुई हो उसी को लॉ बोल दिया जाता है और उसी को लॉ की फॉर्म में स्टेट कर दिया जाता है। तो फेरेडे ने भी वैसे किया इन इट्स फर्स्ट लॉ एंड एज वेल एज सेकेंड लॉ। तो आज फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम, फेरेडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन दिस लॉ ही सेड दैट amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, ओके। क्लियर? मतलब यहाँ से क्या मतलब बना, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड मतलब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और लिबरेटेड या कितना निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कैथोड की बात कर रहे हो, क्योंकि कैथोड पे डिपॉजिटिंग होती है। और कई बार क्या होता है, जैसे एनोड से क्या होता है, कई बार एनोड पे कोई गैस निकल रही होती है, ऑल्सो लिबरेशन इज़ देयर। और ये कई बार क्या होता है, आपको डिपॉजिटिंग भी देखने को मिलती है। क्लियर? और या कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रोड ही कोरोड होना शुरू हो जाता है, मतलब इस इलेक्ट्रोड से ही मेटल आयन बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो मतलब कितना डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेट होगा, एनीथिंग विच हैपन एट इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसकी जो अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, दैट सब्सटेंस वो किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट, कि आप कितनी इलेक्ट्रोलिस कितना जो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इस इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हो, दैट इज कॉल्ड एज दी फेरेडे फर्स्ट लॉ। क्लियर? मीन्स W is directly proportional to Q. W means weight deposited or liberated will be directly proportional to Q. What is Q? Quantity of charge passed through solution. Okay. So this is the Faraday's first law. ठीक है। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, जब यहाँ पे आप इक्वल लगाओगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है Z, विच इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। इसको बाद में डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो मतलब मैथमेटिकली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें जिसमें हम एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो मैथमेटिकली अगर आपने निकालना हो कि कैथोड के ऊपर कितना ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, वो अगर आपने निकालना है, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। आप वहाँ से मैथमेटिकली निकाल सकते हो कि आपने कितना चार्ज पास किया है इस इलेक्ट्रोलाइट से,
ओके, तो W विल बी इक्वल टू कितना चार्ज पास किया है Q, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे Z, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और ये किसका होता है सब्सटेंस का, जो डिपॉजिट हो रहा है या जो लिबरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ Z ऑफ सब्सटेंस Z पुट कर दोगे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आप कितना वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है। मतलब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे, ओके, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। अब ये Z क्या होता है, क्लियर, उसकी और ये कैसे निकलेगा फॉर द सब्सटेंस। Z जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। ओके, ये याद रखना, क्लियर। नाउ अब हम इस W हमारे पास ये आ चुका है कि W इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, क्लियर। व्हाट इज Q, Q इज द चार्ज, ओके, चार्ज। और हमें पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, क्लियर। मतलब किसी वायर से, जैसे मान लो ये आपके पास वायर है, दिस इज वायर, ठीक है, इस वायर से कितना करंट पास हुआ आई, वो कैसे पता लगता है कि इस वायर से कितना चार्ज पास हो गया कितने टाइम में, ठीक है। जब चार्ज जितना पास हुआ है उसको टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू करंट विच पास्ड थ्रू दिस वायर, ओके। सो इट मीन्स करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट के यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पेयर। करंट एम्पेयर में कब आता है, जब आपने यहाँ पे जो टाइम ले रहे हो वो सेकेंड्स में हो, क्लियर, और चार्ज जो हो वो कूलम्स में हो। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। जैसे करंट 1 एम्पेयर, आई इक्वल टू 1 एम्पेयर कब आता है, व्हेन Q ऑफ 1 कूलम, जब चार्ज ऑफ 1 कूलम इज पास्ड थ्रू दी वायर फॉर 1 सेकेंड, तब क्या होगा, 1/1 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यहाँ पे नीचे सेकेंड, तो चार्ज आपके पास आ जाएगा 1, सॉरी करंट आपके पास आ जाएगा एम्पेयर, ओके, क्लियर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ पे चार्ज, यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट उधर जाकर टाइम उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट से, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ओके, करंट इन एम्पेयर टाइम इन सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू चार्ज इन कूलम। और जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे क्यू की जगह, दैट विल कम्स आउट टू बी I into W equal to Z into I into T. So this is the new equation to calculate what is the amount of substance going to deposit or liberate at any electrode equal to Z into I into T. Okay, and Z is the electrochemical constant here. So this is the Faraday first law equation. ये है Faraday first law equation. यहाँ W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड, या कितनी गैस लिबरेट होगी एट इलेक्ट्रोड, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस, I इज द करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, एंड T इज द टाइम इन सेकेंड, जितने सेकेंड के लिए आपने वो करंट पास किया है, ओके। अब ये Z कैसे निकलता है, जैसे अब मैंने बोला कि Z किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। तो Z इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय N इंटू 96500, ओके। ये 96500 क्या है, यही क्यों नंबर है, ये बाद में बात करते हैं इसकी, ठीक है। दिस इज़ दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट Z किसी भी सब्सटेंस के लिए जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। उसका मोलर मास, जैसे यहाँ पे पिछले वाले एग्जांपल में, इस एग्जांपल में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का मोलर मास 63.5 डिवाइडेड बाय N इंटू 96500, और ये N क्या चीज़ है, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन को डिपॉजिट करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, जब उस रिएक्शन में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके तब वो कॉपर न्यूट्रल बनेगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे कॉपर, ओके, क्लियर। So it means N is the number of moles of electrons lost or gained per mole of the substance, ठीक। या ऐसे बोल लो कि उसको पॉजिटिव से न्यूट्रल करने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, क्लियर। और सिमिलरली अगर रिएक्शन ये होता, M is going to give M plus N
एन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहे हैं बाय 1 मोल, ठीक है, उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं, एन हेयर। ओके, और मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन हो रही है, पॉजिटिव से न्यूट्रल हो रहा है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, रिडक्शन, और ये क्या प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को जब आप मोलर मास को डिवाइड कर देते हो, उससे मोलर मास डिवाइड बाय एन कर देते हो, दैट कम्स आउट टू भी, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो z की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ये इक्विवेलेंट मास और मोलर मास किसका लेना है, जिस सब्सटेंस को आप देख रहे हो कि वो डिपॉजिट हो रहा है कि लिबरेट हो रहा है, जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है उसका मोलर मास डिवाइड बाय उसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा रिएक्शन शो करवा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन करवा रहा है पर मोल, ठीक है, या उसका इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय 96500, क्योंकि मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर ये कितने किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास के। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब्सटेंस कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस, वो यहाँ से निकालेंगे इस इक्वेशन से, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी जो आया, तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या आ गई, W बाई आई टी। ओके, क्लियर। जब करंट 1 एम्पेयर हो जाए और टाइम जितने टाइम के लिए वो पास किया वो 1 सेकेंड हो, ओके, उस टाइम पे जितना सब्सटेंस, जब नीचे तो बंद हो जाएगा तो Z इक्वल टू W आ जाएगा ना, क्लियर। मीन्स दिस सब्सटेंस विच डिपॉजिट ऑन पासिंग करंट ऑफ 1 एम्पेयर फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ओके, जितना वो सब मास डिपॉजिट हो गया है या लिबरेट हो गया है एट इलेक्ट्रोड, वही उसी का उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ओके, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। वैसे अगर Z निकालना हो न्यूमेरिकल के दौरान तो आप यही वाला प्रेफर करोगे, गॉट इट, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, ठीक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as molar mass of substance, sorry, defined as mass of substance that got deposited or liberated when current of 1 ampere is passed for 1 second, that means when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte। ओके, क्योंकि आपके पास Z का एक्सप्रेशन क्या बना था, Z इक्वल टू W इक्वल टू जेड आई टी आया था, ये है फेराडे लॉ का एक्सप्रेशन। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, W बाई आई टी, ओके, व्हेन I इक्वल टू 1 एम्पेयर एंड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, क्लियर। जब 1 एम्पेयर करंट पास होता है 1 सेकेंड के लिए, तो चार्ज कितना पास हो रहा था उस टाइम, 1 कूलम। ओके, तो इट मीन्स Z इक्वल टू देन बिकम इक्वल टू W। इट मीन्स Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, कि कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है जब आप 1 एम्पेयर करंट पास करवा रहे हो 1 सेकेंड के लिए, जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है उस सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड एज द electrochemical equivalent constant of that particular substance which is depositing or liberating। Okay, clear। so this is all about electrochemical equivalent constant, ठीक है। तो W इक्वल टू जेड इंटू आई आपने जो याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ओके, और Z की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास डिवाइड बाय N इंटू 96500। ओके, बट अगर आप ये रिलेशन भूल जाओ, जो फेराडे फर्स्ट लॉ का रिलेशन है ये अगर आप भूल जाते हो, तो आप लॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन वो कर रहा था उसके बेसिस पे भी वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग दीज फार्मूलाज। ओके, वो कैसे करेंगे वो अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स की एग्जांपल करेंगे उसमें बताऊंगा। ओके, ठीक। और एक और चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है, क्लियर, यहाँ पे एक और टर्म आती है फेराडे। फेराडे क्या होता है, 1 फेराडे। फेराडे क्या है, यूनिट टू मेजर चार्ज। चार्ज को मेजर करने का यूनिट है। चार्ज को कैसे मेजर करते हैं हम, वैसे कूलम्स में ना, क्लियर। बट ये फेराडे क्या है, फेराडे यूनिट है चार्ज का, थोड़ा बड़ा यूनिट है, कूलम से बड़ा है, क्लियर। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ओके, अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करें तो उन पे टोटल, जैसे मान लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने इकट्ठे किए, इन पे टोटल कितना चार्ज आएगा, उस चार्ज को बोलते हैं 1 फेराडे। ओके, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज कॉल्ड एज 1 फैराडे चार्ज। और 1 मोल का मतलब दिस मच नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दिस कम्स आउट टू बी 96487। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए उन्होंने इसको ये कर दिया 96500 कूलम लिख दिया। ओके, तो इट मीन्स 1 फैराडे चार्ज मीन्स 96500 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, जितना एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर आपको कहीं पे फैराडे डिफाइन करना आ जाए तो आप बता देना, ठीक है। क्या लिखोगे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज दी 1 फैराडे चार्ज। मीन्स 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। बट अगर एग्जैक्टली स्पीकिंग तो दिस कम्स आउट टू बी 96487 कूलम्स। इतने कूलम होते हैं 1 फैराडे में। ओके, क्लियर। तो अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला दिमाग में रखना है, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। और Z की वैल्यू क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटिंग एट इलेक्ट्रोड डिवाइड बाय N, उसका वैलेंसी फैक्टर कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है पर मोल, इंटू 96500। और ये 96500 क्या है, फैराडे, 1 फैराडे। ओके, so now we will move to the numericals. Calculate charge required for 1 mole of aluminium plus 3 ion to convert to aluminium. 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस को अगर 1 मोल एल्यूमिनियम न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है तो कितना चार्ज लगेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है 27 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का मास कितना होगा 27 ग्राम। तो मतलब आपने 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस। रिएक्शन ये है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन रिक्वायर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट गॉट कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एंड वी नो दैट W इक्वल टू Z इंटू क्यू। ओके, और Z की वैल्यू क्या होगी, मोलर मास डिवाइडेड बाय N, और N क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू 96500 इंटू क्यू। ये कहाँ से आया एक्सप्रेशन, फैराडे से। अब आपने वेट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट करना है, या बोल लो कि कितना वेट ऑफ सब्सटेंस बनाना है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है, मीन्स 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम बनाना है। तो W इज इक्वल टू 27 ग्राम टू डिपॉजिट। ओके, और मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है 27 ही होता है, M। क्लियर। N की वैल्यू 3 आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक। और आपने चार्ज रिक्वायर Q की वैल्यू निकालनी है कि 27 ग्राम डिपॉजिट करवाने के लिए, 27 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस बनाने के लिए, क्लियर, आपको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा। आपने क्यू निकालना है, W गिवन है, M गिवन है, N भी गिवन ही है, ठीक है, क्लियर। तो उससे आपको क्यू निकालना है। तो क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, बस इस एक्सप्रेशन में आपको सब पता लग गया। W की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पता है, कैपिटल M की, N की वैल्यू पता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू कम्स आउट टू बी दिस, W की वैल्यू 27, M की 27 पुट कर दी, Q कम्स आउट टू बी दिस मच कूलम। ओके, 3 इंटू 96500 कूलम। और 96500 कूलम को 1 फैराडे भी बोलते हैं। तो 3 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, या आप बोल लो इतना कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन से एल्यूमिनियम बनाने के लिए, ओके, न्यूट्रल वाला एल्यूमिनियम बनाने के लिए यू नीड दिस मच चार्ज टू पास थ्रू दैट। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन है, ओके। तो अगर आपने 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्रिएट करना है इससे, ठीक, तो यू नीड 3 इंटू 96500 कूलम ऑफ चार्ज टू पास थ्रू दिस सोल्यूशन। तब वो एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन जो है वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप फार्मूला ना भी अप्लाई करना चाहो तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे, इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। ओके, जो बिना फैराडे फर्स्ट लॉ वाला फार्मूला डायरेक्ट, जैसे ये फार्मूला लगाना पड़ता है ना हमें ये वाला, इसको बिना लगाए भी हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे, अल्टरनेटिवली विदाउट यूजिंग फैराडे लॉ फार्मूला। रिएक्शन क्या है कि 1 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन को 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू 1 एल्यूमिनियम एटम।
तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन को 1 मोल ऑफ न्यूट्रल एटम एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा वो कैसे निकलता है? 3 इंटू 96, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन को 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। और 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 3 इंटू 96500 कूलम। तो दिस कम्स आउट टू बी 289500 कूलम। ओके, this is all about the charge required to convert 1 mole of aluminum plus 3 ion to 1 mole of neutral aluminum। तो यही तो निकालना था, विदाउट फॉर्मूला भी हो जाएंगे ये क्वेश्चन। ओके, रिएक्शन से आप पता लगा लोगे कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगने हैं और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगने हैं। अगर ये पता लगा लोगे तो कितना चार्ज लगना है वो भी पता लग जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग विद द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम, कॉल्ड एज दी 96500 coulomb, called as the 1 Faraday। Okay, now we will move to the second numerical। Okay, this is very important numerical। Okay, this is the numerical of electroplating। Okay, पहले statement पढ़ते हैं। Silver is electro deposited on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours। Calculate the thickness of silver deposited given density of silver as 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। ओके, क्लियर। और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दे रखा है 108 AMU, ये U लिखा है ना AMU। ओके, AMU में कब देते हैं? जब आप उसको 1 एटम का मास दे रहे हैं, 1 एटम ऑफ Ag विल हैव मास 108 AMU। और अगर 1 मोल ऑफ Ag का मास देखना हो तो वो कितना होगा? वो भी 108 ग्राम होगा पर मोल। ठीक है, तो जितना किसी का एटॉमिक मास आता है AMU में उतना ही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास में हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास रिप्रेजेंट करते हैं और वो आपके पास ग्राम्स में आ जाएगा। क्लियर। अब ये सिचुएशन समझो, सिचुएशन क्या है? जैसे मान लो ये आपके पास एक स्पून है, ठीक है, जिसको मेटल वेसल बोला है, और इस स्पून का सरफेस एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपने इसके ऊपर, इसकी जो सरफेस है इसके ऊपर आपने सिल्वर डिपॉजिट करवाना है। ओके, मतलब सिल्वर का है नहीं चम्मच, बट आपने इसको सिल्वर की तरह दिखाना है, तो इसके ऊपर आपको सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अरेंजमेंट है, आप सिल्वर नोड लोगे और एक सोल्यूशन लोगे सिल्वर नाइट्रेट का या सिल्वर के किसी भी सॉल्ट का, ओके, एज आ इलेक्ट्रोलाइट। तो होगा क्या, जब आप करंट पास करोगे, और करंट आप कौन सा पास कर रहे हो? 0.2 एम्पेयर का। कितने टाइम के लिए? 3 आवर के लिए। क्लियर। तो करंट पास करोगे तो सिल्वर यहाँ पे कैथोड पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयन जो है वो किस तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? कैथोड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने सिल्वर की लेयर जमा देनी है, मतलब ऊपर इसके सिल्वर की लेयर चढ़ा देनी है। ठीक, कैसे चढ़ाओगे? बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप 2.2 एम्पेयर का करंट पास कर रहे हो 3 आवर्स के लिए। तो अगर 0.2 एम्पेयर का करंट 3 आवर के लिए पास करें और जिस मेटालिक वेसल की आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया हो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो लेयर आएगी वो कितनी थिक होगी? ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में करना है। कैसे? तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है इस स्पून के ऊपर। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में देखेंगे कि उसकी थिकनेस क्या आएगी, जो लेयर बनेगी उसकी थिकनेस क्या आएगी। तो सबसे पहला तो काम यही है कि वेट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है। ओके, और चार्ज आप कितना पास कर रहे हो वो कैसे पता लगेगा? 0.2 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं 3 आवर के लिए, तो यहाँ से चार्ज निकल आएगा। ओके, सो करंट इज पासिंग 0.2 एम्पेयर। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है, कौन है? सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ना,
तो सिल्वर इज़ 108 ग्राम पर मोल। ओके, कितने टाइम के लिए पास किया ये वाला करंट इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग करवाने के लिए? 3 आवर्स के लिए। टाइम आपको सेकंड में चाहिए। ओके, अगर चार्ज कूलम में निकालना तो टाइम 3 आवर्स मीन्स 3 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स और 60 मिनट्स में और हर पर मिनट में 60 सेकेंड, तो आपके पास इतना टाइम आ गया। क्लियर? एंड फैराडे लॉ लगाओ, W इक्वल टू M/N 96500 इंटू आई इंटू टी। एन क्या है? जो सब्सटेंस डिपॉजिट होना है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चेंज आता है पर एटम। ओके, तो आपके पास क्या है? सिल्वर। सिल्वर Ag पॉजिटिव से Ag कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर? तो एन की वैल्यू आ गई 1। तो W यहाँ से क्या आ जाएगा? आपके पास करंट की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है, जितने टाइम के लिए वो करंट पास किया है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग डिपॉजिटेड उसकी वैल्यू है, एन उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, कौन सा रिएक्शन शो करवा रहा है, वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, और 96500। तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई। W कितना आ गया? 2.416 ग्राम। मतलब इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा जब आप 0.2 एम्पेयर करंट पास करोगे 3 आवर्स के लिए इस अरेंजमेंट में। ओके, और किस पे डिपॉजिट होगा? यहाँ पे, उस मेटालिक वेसल के ऊपर। ओके, अब हम ये देखें, अब हमने निकालना, ये हो गया स्टेप 1। दिस इज स्टेप 1। ओके, जिसमें हमने ये निकाल लिया कि सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। और एक और बात, दिस कैन बी डन बाय अल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो। आप अल्टरनेटिव मेथड से भी पता लगा सकते थे कि कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। कैसे? ओके, चलो करके देखते हैं। रिएक्शन क्या है आपके पास? 1 Ag पॉजिटिव आयन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग Ag। ठीक है, या ऐसे बोलो कि 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स सिल्वर। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा? 1 मोल। 1 मोल का मतलब 108 ग्राम। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। तो मीन्स 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूलम ऑफ चार्ज, नॉट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, कूलम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट हाउ मच सिल्वर? 108 ग्राम। ओके, बट आपने कितना चार्ज दिया वो कैसे पता लगेगा? करंट कितना था आपका? करंट है जो आपने पास किया है दैट इज 0.2 एम्पेयर, ये है ना 0.2 एम्पेयर। ओके, कितना टाइम के लिए? 3 आवर्स के लिए। तो करंट आपने पास किया है 0.2 एम्पेयर और टाइम 2 आवर्स, मतलब 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो कितना चार्ज पास किया है आपने? 0.2 इंटू, ये हो गया करंट, टाइम कितना है? 2 इंटू 60 इंटू 60। दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप Q की वैल्यू निकालो, वेट, अगर हम Q की कितना चार्ज पास किया, ये इसको एज इट इज पुट कर देते हैं, 0.2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, दिस मच कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट करेंगे सिल्वर को? 108 ग्राम डिवाइड बाय यूनिटरी मेथड, तो होगा क्या? 108, पहले ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर? और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाता है? 96500 इंटू दिस मच, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे 0.2 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर? इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से आपके पास वैल्यू सेम आएगी जो यहाँ पे आई है, दैट इज़ 2 पॉइंट, ये जो आई है वैल्यू 2.4156 ग्राम। ओके, क्लियर? तो ये हो गया स्टेप 1। इसको आप ऐसे कर लो बाय फैराडे फार्मूला या अल्टरनेटिव मेथड, जिस मतलब एक्चुअल में फैराडे ने भी ये फार्मूला वहीं से ड्राइव किया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट कैसे निकलेगा? आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है, गिवन दैट दिस डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिस 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
और आपके पास सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है वो पता लग गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर निकालने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। ओके, तो मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, 2.4156 ग्राम। और डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी दे रखी है, 10.47 ग्राम पर एम एल। ग्राम से ग्राम कट गया, एम एल ऊपर आ जाएगा। ओके, तो डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट आएगा, 0.2307 एम एल। एम एल का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो एम एल लिख लो या सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। और थिकनेस कितनी डिपॉजिट होगी, ठीक है, आपके पास कितना सरफेस एरिया है। जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, और इसके ऊपर जो आपने लेयर डिपॉजिट करवानी है, ये वाली सरफेस एरिया तो उसका भी सेम ही होगा, ठीक है, उतना ही लेना है आपने जितना वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो थिकनेस कैसे निकलती है, थिकनेस के लिए फॉर्मूला भी दिमाग में बिठा लो अपने। थिकनेस क्या होती है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हो उसी का सरफेस एरिया, क्योंकि उस जो आपका जो मटेरियल डिपॉजिट होना है वो भी उसी सरफेस पे डिपॉजिट होगा ना, तो उसका भी सरफेस एरिया सेम हो गया, ठीक है। और सरफेस एरिया को जब मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस से, दैट कम्स आउट टू बी वॉल्यूम। ये आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बना पढ़ा होगा, क्लियर। तो आपके पास थिकनेस का फॉर्मूला क्या आ गया, थिकनेस इक्वल टू वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, ठीक। तो थिकनेस ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, सिल्वर डिपॉजिट जो हुआ है 0.2307 ml और सेंटीमीटर क्यूब। और सरफेस एरिया कितना था, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहाँ से पता लगा, न्यूमेरिकल में दे रखा है, ये देखो, दी सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटल वेसल ऑफ सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कर दिया, दैट कम्स आउट टू बी दिस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर सेंटीमीटर रह जाएगा, 2.88 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ये जो इस चम्मच के ऊपर जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, 2.88 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ओके, तो ये प्रिंसिपल होता है आपका इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग में जो यूज़ होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। जैसे आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं किससे, जैसे मान लो ये आयरन है, इसके ऊपर आप जिंक की लेयर चढ़वाते हो ना, क्यों चढ़वा देते हैं जिंक की लेयर, सो दैट आयरन की रस्टिंग ना हो, क्योंकि जिंक की कोटिंग उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक। तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है उस दौरान कि कितनी थिकनेस आपने लेनी है, या कितनी थिकनेस जिंक की डिपॉजिट होगी, वो डिपेंड करेगा कि कितना करंट पास हुआ है कितना टाइम के लिए। ओके, क्लियर। क्योंकि जितना ज़्यादा करंट पास होगा ज़्यादा टाइम के लिए, उतना ही आपके पास वेट ऑफ जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उतनी ही ज़्यादा वो लेयर जो है वो उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, जो हम जैसे कई बर्तनों पे करवाते हैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके, तो उस दौरान जो आप वो बर्तन दे के आते हो तो जो शॉपकीपर है वो उसी से कैलकुलेट करता है कि उसने कितनी थिकनेस डिपॉजिट करनी है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की जिसकी आप लेयरिंग करवाने जा रहे हो। ओके, क्लियर। सो दिस इज इट। एंड लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर थर्ड, a current of 4 ampere was passed for 1.5 hour through a solution of copper sulfate। ठीक है, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अब इसकी डायग्राम नहीं मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन है और आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस में आपने 4 एम्पेयर का करंट यूज़ किया फॉर 1.5 आवर। ओके, एंड यू ऑब्जर्व्ड 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिपॉजिटेड। इतना करंट पास करने से 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो गया। उन्होंने बोला कैलकुलेट दी करंट एफिशिएंसी। ठीक है, करंट एफिशिएंसी क्या है, जैसे देखो अगर मान लो अगर हम 50 जाउल ऑफ एनर्जी दें, ठीक है, कोई वर्क करवाने के लिए, कोई वर्क करने के लिए, तो वो 50 की 50 जाउल वर्क में नहीं ना कन्वर्ट होती, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है, कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो गया, क्लियर, या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में लॉस हो गया, मतलब सारा का सारा जो एनर्जी गिवन है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती।
जो आप करवाना चाहते हो, आपका तो डिज़ायर्ड वर्क यही है ना। ओके, तो इट मीन्स जितना आपको आपने दिया, जैसे मान लो 50 जाउल में से सिर्फ 30 जाउल ही है जो जो एक्चुअल में आप काम करवाना चाहते हो उसमें लगा है, तो एफिशिएंसी क्या हुई, 30 जाउल डिवाइड बाय 50 जाउल इंटू 100 मीन्स 60%। ठीक, करंट की एफिशिएंसी। ओके, जैसे आप पढ़ना चाहते हो 10 घंटे, ठीक है, और मान लो आप 10 घंटे बैठ भी गए हो, क्लियर, बट उसमें से 2 घंटे आपने सिर्फ वैसे वेस्ट कर दिए मोबाइल चलाने में या कुछ और, तो आपकी आपकी एफिशिएंसी क्या है कि आप एक्चुअल में 8 आवर्स ही पढ़े हो, एक्चुअल में दिखाने के लिए चाहे 10 घंटे पढ़े हो, तो 8 आवर्स डिवाइड बाई 10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 80%। तो एफिशिएंसी कितनी हुई, 80%। क्लियर, और उसमें से भी कितने घंटे अच्छे से पढ़े हो वो भी वेरी कर सकती है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए एक्चुअल में कितना चार्ज लगता है। क्लियर, और ये मैं विदाउट फैराडे फार्मूला यूज़ किए करूँगा। तो आपके पास रिएक्शन क्या है, अगर बात करें कॉपर प्लस 2 आयन को कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं पर एटम, पर आयन। अगर इसका 1 मोल को करवाना है तो उसके लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्लियर, एंड वी विल डू इट विदाउट फार्मूला। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, अगर आपने 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट करवाना हो तो उसके लिए कितना चार्ज लगता है, 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 2 फैराडे। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 96500 कूलम। और 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास। ओके, तो इट मीन्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाता है व्हेन यू पास अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 96500 कूलम। ओके, बट यू वांट टू डिपॉजिट हाउ मच कूलम कॉपर, 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर। 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, एक्चुअली लॉजिकली अगर करंट एफिशिएंसी 100 हो तो मीन्स 2 इंटू 96500 ये यहाँ के डिवाइड हो जाता है और 3.2 मल्टीप्लाई हो जाता है, यूनिटरी मेथड ये आपने किया होगा जूनियर क्लासेस में। तो इट मीन्स 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए यू नीड 9726 कूलम, 9726 कूलम ऑफ चार्ज। बट एक्चुअल में आपने करंट कितना पास किया था जिसकी वजह से ये 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ था, 4 एम्पेयर करंट पास किया था फॉर 1.5 आवर। ओके, तो इट मीन्स आपने चार्ज एक्चुअल में कितना पास करा, चार्ज कितना होता है, करंट इंटू टाइम कर दो दैट इज इक्वल टू चार्ज। तो करंट 4 एम्पेयर है, टाइम 1.5 आवर मीन्स 1.5 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकंड्स में निकालना है ना आपको। अगर आपने चार्ज कूलम से निकालना है तो आपको टाइम सेकंड्स में लेना पड़ेगा। तो 4 इंटू 1.5 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आपको कैलकुलेट करोगे दिस कम्स आउट टू बी 21,600 कूलम्स। तो आपने चार्ज कितना पास किया है एक्चुअल में इस 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करवाने के लिए, इतना। ठीक है, बट एक्चुअल में अगर 100% एफिशिएंसी होती, अगर कुछ लॉसेस ना होते, जो कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ओके, तो 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ इतना कूलम ही चाहिए, 9726 कूलम। तो इट मीन्स आपके पास करंट एफिशिएंसी क्या है कि कितने कूलम आइडली चाहिए था, बट एक्चुअल में आपने ज़्यादा अप्लाई किया है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट मीन्स 45%, क्योंकि 21,600 कूलम से सिर्फ इतने कूलम ही चार्ज जो है वो एक्चुअल में यूटिलाइज हुआ है, तभी 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि 3.2 ग्राम ऑफ कॉपर को आइडली डिपॉजिट करवाने के लिए इतना कूलम चार्ज लगना था। ठीक है, और एक्चुअल में आपने इतना पास करवाया, मीन्स 21,600 कूलम में से सिर्फ इतना कूलम है जो यूटिलाइज हो रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हुई, यूटिलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने दिया इनटू 100 दैट इज इक्वल टू दी एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी। ओके, चार्ज आप इसका फॉर्मूला ही नोट कर लो, चाहे चार्ज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय चार्ज पास्ड इनटू 100 दैट इज इक्वल टू करंट एफिशिएंसी। गॉट इट, this is the formula, that's it. So in our next video we will discuss Faraday second law, clear, but उससे पहले आपको ये Faraday first law अच्छे से आना चाहिए, clear, क्योंकि Faraday फर्स्ट सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से ज़्यादातर 80% फर्स्ट लॉ पे ही रिलाई करता है, तो आपको फर्स्ट लॉ दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए।
ठीक है। तो इट मीन्स फैराडे फर्स्ट लॉ में जो मेन है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at electrode is equal to Z into I into T. And what is the value of Z? Z is equal to molar mass of the substance getting deposited or liberated divided by N into 96500. Okay, this is the value of Z. आप without using this formula भी numericals कर सकते हो. Okay, that's it. Thank you students.